अगर एवरेज पे क्वेश्चन आ जाए और आप ध्यान ना दो तो आप फटाफट अटेम्प्ट तो कर लोगे, लेकिन उनको मालूम है कि बच्चा ज़्यादातर ये जवाब देगा और फिर वो उसके नंबर काट लेंगे। ये मैंने कल सिखाया आपको, तो कंटिन्यू करते। एवरेज मोलर मास क्या होता है? तो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया कि एवरेज मोलर मास थोड़ा सा M average is equal to total mass अपॉन टोटल। कल बताया था। फिर एग्जांपल भी दिया था, 3 गुब्बारे हैं, एक में O2 है, एक में N2 है, एक में O2 N2 है, 2 मोल, एक में 2 3 मोल, एक में 3 2, ऐसे बात हुई थी। ठीक है, अब थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक गुब्बारा है जिसमें 2 गैसेस हैं, हीलियम और नियॉन। इसका मोलर मास अगर आपको याद नहीं हो तो मैं बता दूं 20 ग्राम होता है। हीलियम का 4 होता है, याद होना चाहिए। ठीक, अब ये तो इनके मोलर मासेस है, ये तो इनके मोलर मासेस है। अब अगर मैं कहूं कि हीलियम उसमें है 10 मोल, हीलियम है 10 मोल और नियॉन है सिर्फ 2 मोल, नियॉन है सिर्फ 2 मोल, तो बताइए एवरेज मोलर मास क्या होगा? बताइए, बताओ चैट बॉक्स में लिखो। बताइए एवरेज मोलर मास होता है टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स हो गए इतने, टोटल मास कितना? कि हीलियम का हो जाएगा 40 ग्राम, क्योंकि 10 मोल, 10 × 4, और नियॉन का हो जाएगा 40 ग्राम। ये 40 कैसे? 1 मोल 20 ग्राम का, तो 2 मोल। तो टोटल मास कितना हो गया? 80 ग्राम। टोटल मोल्स कितने हो गए? 12। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6.6। अब ना तो इसका मोलर मास 6 है ना इसका है, और इन दोनों के बीच में वैल्यू क्या आएगी? 12। अगर दोनों बराबर बराबर होते तो एवरेज 12 आता, लेकिन एवरेज आ रहा है 6.6। इसका मतलब ये वाली चीज ज्यादा है, तो हाँ ये वाली चीज ज्यादा है ना, किसने मना किया? ये 10 मोल है और ये 2 मोल है। तो एवरेज मैंने पिछली क्लास में सिखाया कि एवरेज जो होता है वो सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू के बीच में आता है। अब बीचों बीच भी आ सकता है, तो थोड़ा इधर उधर भी आ सकता है। किधर आएगा वो सिचुएशन देख के बताएंगे, ऐसे नहीं बता सकते। समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन आया तो लिख लीजिए। चल, सिंपल क्वेश्चन। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो आपने पढ़ रखा है, लेकिन वापस पढ़ाते थोड़ा और क्लियर होगा, क्लियर करने की इच्छा है। सुनिएगा, देखिएगा। क्लोरीन जो है, नाम सुना है आपने? क्लोरीन, क्लोरीन का जो मास है जो अपन ने याद कर रखा है वो है 35.5। ये तो याद है, इसे वापस समझाता हूं, ध्यान देना। अब समझिए इस बात को कि इस धरती पे क्लोरीन है तो हमारे कारण तो नहीं, हमने थोड़ी बनाई, तो बनी बनाई है इस धरती में। तो पहली बात तो क्लोरीन इस दुनिया में है, उससे हमारा कोई योगदान नहीं है। ठीक है,
फिर क्लोरीन दो तरह का होता है, दो तरह का होता है। ये क्या बात है? अरे आइसोटोप बोलते हैं ना, ऐसे दोनों में प्रोटॉन तो 17 ही है, लेकिन यहां पर 18 न्यूट्रॉन है, टोटल मास 35 हो गया, और यहां पर है 20 न्यूट्रॉन, तो टोटल मास 37 हो जाएगा। तो सुनना, हमारी धरती पे क्लोरीन है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं। क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, उसमें भी हमारा कोई योगदान नहीं है। तो ये ठीक। अब ये देखा गया कि इनकी जो रेशियो है वो 3:1 है। परसेंटेज बोलो तो बोल सकते हैं 75% है और ये 25% है, कि हमारी धरती पे क्लोरीन दो तरह का है और एक 75% है, 25% है, उसको भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे ये हवा है, इस हवा में ऑक्सीजन 21%, तो हमारे कारण थोड़ी होता है। नाइट्रोजन इनटू 78% तो है, ठीक है, तो है, तो उसमें हमारा कोई रोल थोड़ी होता है। अब जब दुनिया बनी तो इतना बन गया किसी तरह से, तो इसी तरह से जब दुनिया बनी तो इस दुनिया में क्लोरीन भी आ गया, और वो इतना आया, अब हम क्या करें, आया तो आया। ठीक। अब हमसे अगर पूछे कि बताइए इसका एवरेज मोलर मास क्या है, तो हमको एवरेज मोलर मास का तरीका पता है। एवरेज मोलर मास क्या था? टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो अब मान लीजिए टोटल मोल है 4, टोटल मोल है 4, तो नीचे लिख लीजिए 4। अगर 4 मोल है तो उसमें से 3 ये होगा और 1 ये होगा। यदि ये 3 है तो उनका वजन इतना होगा। यदि ये 1 है तो इसका वजन इतना होगा। राइट राइट। एवरेज क्या होता है? टोटल अपॉन टोटल। एवरेज मोलर मास क्या होता है? टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। मैंने 4 मोल माने तो 3 में देखो जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर तो तुम्हें पहले ही पता है। ये जो 35.5 अपन याद करके बैठे हैं, ये एवरेज वैल्यू है। दुनिया में ऐसा कोई क्लोरीन नहीं है, कोई ऐसा एटम नहीं क्लोरीन का जिसका मास 35.5 है। अच्छा, आप नमक खाते हैं ना, खाना खाते हैं, नमक खाते हैं, उसमें NaCl है, Cl है, तो उसमें ऐसा कोई Cl नहीं जिसका मास 35.5 है। या तो वहां पे Cl 35 होगा या Cl का मास 37 होगा। और ऐसा देखा गया कि 3 35 वाले जब आते हैं तो उनके साथ एक 37 वाला आ जाता है, 3:1 की रेशियो में। तो जो 35.5 अपन ने याद किया हुआ है वो एवरेज वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। कोई भी क्लोरीन का आइटम ऐसा नहीं जिसकी वैल्यू 35.5 है। या तो 35 मिलेगा या 37 मिलेगा। और ऐसे क्यों मिलेंगे? इसका जवाब हमारे पास नहीं, जब धरती बनी तो ये हो गया, हम क्या करें? तो जो 35.5 तो हमने रटी हुई है वो एवरेज वैल्यू है, वो मैं समझाना चाहता हूँ। कई किताबों में इसको 3:1 के बजाय परसेंटेज में लिख देते हैं, 75:25%। ऐसा करेंगे तो भी आंसर यही आएगा, बस लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे कि परसेंटेज में आप नीचे लिखेंगे 100। एक जगह 75 है तो उसका वजन इतना है, दूसरा जगह 25 है तो उसका वजन इतना है। एवरेज एग्जैक्टली वही आने वाला, देख लेना वही आएगा। ये देखो, ये दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली सेम ही आएगी। आप 3:1 बोलो या 75:25 बोलो, फर्क क्या है? मेरे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं है, आपके हिसाब से भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आप जानते हो उसी को अपन ने और बिल्कुल धीरे धीरे बारीकी से समझ के किया। ठीक है, लिख लीजिए प्लीज। लिख लो तो लिख देना L के, लिख लिया हमने। चल, अब
वापस क्लोरीन की बात सुनो। क्लोरीन एक है 35 वाला और एक है क्लोरीन 37। अभी मैंने आपको अच्छे अच्छे नंबर दिए कि ये 75% है, 25% है, बट ये सवाल जब एनसीईआरटी में आएगा तो चाहे तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। कैसे? इसका 75 और 25 के बजाय वो दे देंगे ये 74.9876%। बाकी दूसरा वाला तो बहुत गंदा हो गया। और ये जो 35 और 37 है यहाँ पर भी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने आ जाएंगे। 35 के बजाय ये 34.9876 और ये 37 के बजाय 36.9888। तो तरीका तो वही रहेगा सवाल करने का, लेकिन कैलकुलेशन वही नहीं, बहुत गंदी हो जाएगी, राइट? तो इस तरह का सवाल भी आ सकता है। तो वहाँ कैलकुलेशन ही करनी है, कंसेप्ट तो पता होना ही चाहिए। कैलकुलेशन करो तो पूरी दुनिया कर रही है, अपन भी कर रहे हैं। फिर इस तरह के घोर कैलकुलेटिव सवाल एंट्रेंस एग्जाम में खासकर आईआईटी में नहीं आते हैं, बट एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन अपन करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखना क्वेश्चन तो देख लीजिए कि हमेशा कैलकुलेशंस इतनी साफ सुथरी नहीं होगी जितने की आपको आदत हम डलवा रहे हैं। कई बार बहुत गंदी कैलकुलेशंस होगी और वो भी तो करनी पड़ेगी। चलो, अब आपके दिमाग में ये ना बैठ जाए, ये बात ना बैठ जाए कि एवरेज हमेशा दो ही चीजों का होता है। तो मैं 3 का एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो, हमारे इस हवा में N2 है और क्या O2 है। N2 कितना? 78%, ये कितना? 21%। ये बड़ा आपने छोटी क्लास में सही। और बाकी 1% में बहुत सारी चीजें आ जाती है। मॉइस्चर आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन अपन सबका लेंगे कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, बाकी 1% CO2 मान लेते हैं, क्योंकि तुम भी जानते हो और थोड़ा मैं भी जानता हूँ कि CO2 1% नहीं है। लेकिन जिस तरह से अपन गाड़ियाँ चला रहे हैं, पेट्रोल और डीजल जला रहे हैं, वो दिन भी दूर नहीं। तो उस दिन की कैलकुलेशन आज कर लेते हैं, भविष्यवाणी कर लेते हैं। बोले इसका एवरेज बताइए। तो एवरेज क्या होता है? टोटल बाय टोटल। एवरेज बोले मास क्या होता है? टोटल मास बाय टोटल मोल्स। तो मान लीजिए 100 का परसेंटेज में चल रहा है तो 100 ही बनना चाहिए। मान लीजिए टोटल मास है, टोटल मोल्स है 100, तो नीचे आ गया मोल्स, ऊपर जाएगा मास। तो देखो 78 इंटू 28, ये किसका मास आया? ये मास आया N2 का। फिर आया 21 इंटू 32, ये किसका मास आया? O2 का। फिर CO2 का, तो 1 इंटू 44। टोटल मोल्स आ गए नीचे, टोटल मास आ गया ऊपर। जोड़ोगे तो एग्जैक्टली ये नंबर आएगा, एग्जैक्ट आएगा। काट दो तो आंसर क्या है? 29। ठीक है, अब देखो आंसर तो बिल्कुल सही, लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ ये हो सकता है। नाइट्रोजन का मास होता है 28 और वो ज्यादा है, 78% तो आप खुद ही है। तो जो भी होगा आपके आंसर आपके नजदीक होगा, आपसे दूर नहीं जाएगा। फिर ये 32 वाले लोग आ गए, 32 वाले लोग कम है, और फिर ये 44 वाले लोग आ गए, ये और भी कम है। तो आंसर जो है वो 44 से बहुत दूर होगा, 44 वाले लोग कम है, 32 से भी दूर होगा, सबसे नजदीक होगा 28 के, क्योंकि वो लोग सबसे ज्यादा है। तो मैथमेटिकली भी समझ में आना चाहिए और लॉजिकली भी दिमाग में घुसना चाहिए। लिख लीजिए, हो जाए तो लिख देना, हो गया H लिख देना। चल
आपको एवरेज का एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम देना चाहता हूं, दे दूं? देखो, मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें N2 और O2 है। इसका एवरेज मोलर मास की वैल्यू है 29। तो आपको मुझे बताना है कि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के बीच में क्या रेशियो है, या फिर मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये रेशियो क्या है? एक ही बात हो। ठीक है, कोई हिंट नहीं है, आप खुद सोचो, देखते हैं जवाब को देता है कि नहीं देता। मैं कुछ आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। सही जवाब है 3:1। कैसे आया? इनके आगे अच्छी बातें नहीं आए, परेशान मत होइए, अभी आएगा। मान लेते रेशियो है x:y। ठीक, तो एवरेज मोलर मास क्या होता है? टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो अगर इसका x मोल है तो इसका y मोल है, तो टोटल मोल्स तो हो गए x+y। ऊपर आएगा टोटल मास। टोटल मास आएगा 28x + 32y। इसमें किसी के मन में कोई शंका हो तो बिंदास बोले। कोई डाउट किसी के मन में कि ये कैसे लिख दिया आपने गलत है तो बोलो, तुरंत बोलो। अगर डाउट है तुरंत बोलो। नहीं, अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये रेशियो मिल जाएगी। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो x/y की वैल्यू 3/1 या 3 मिल जाएगी। किसी को डाउट? एक और सवाल दो, एक और। इसे हटा रहा हूं। देखो, एक कंटेनर है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका एवरेज मोलर मास 4 है। तो इनकी रेशियो बतानी, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन।
तो जवाब आ गए। तो रेशियो क्या आ रही है? 40:1। और ये बात आपको थोड़ी लॉजिकल भी लगनी चाहिए कि एक का वजन है 2, एक का वजन है 32, एवरेज 4 है, जो कि 2 के बहुत नजदीक है, मतलब 2 वाली चीज ज्यादा है। तो कितनी ज्यादा है वो तो सॉल्व करने पे ही पता चलेगा, समझे? ओके, एवरेज वाली बात अपन ने पहली बार के लिए बहुत डिटेल में पढ़ा, बहुत डिटेल, ठीक है। इतनी तो हमारे एनसीईआरटी में पूरी 11th में नहीं है, ठीक है, लेकिन अपन ने पढ़ लिया क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और थोड़े दिन बाद इसको वापस देखेंगे, थोड़ा एक कदम और आगे जाएंगे। लेकिन पहली बार के लिए बहुत अच्छे से और पर्याप्त डिटेल में देख चुके हैं। तो अब अपन इसको साइड में रखते हैं और एक नया कंसेप्ट उठाते हैं, ठीक है। चलिए, अब एक रिएक्शन लिखता हूं। ये बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, बैलेंस्ड भी है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब कार्बन का एक एटम खर्च होता है तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल खर्च होता है, और बदले में CO2 का एक मॉलिक्यूल बनता है। इसमें किसी को ऐतराज है, झगड़ा है तो अभी कर ले, बाद में इंतजार ना करें। इस बात में किसी को कोई झगड़ा डाउट है तो बोले कि ऐसे लिखने का मतलब है कि जब कार्बन का एक एटम, सी अकेला है तो मॉलिक्यूल नहीं बोल रहा, मैं एटम बोल रहा हूँ, तो कार्बन का जब एक एटम खर्च होता है तो O2 का एक मॉलिक्यूल खर्च होता है और बदले में CO2 का एक मॉलिक्यूल बनता है। कोई ऐतराज आपको इस बात में? नहीं? गुड, चलो इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, बात करो, बतंगड़ बनाते हैं। आओ, अगर इसका 1 करोड़ एटम ले लें तो इसका 1 करोड़ मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, और बदले में आपको ये 1 करोड़ मिल जाएगा, है ना? बदले में 1 करोड़ ये मिल जाएगा। कोई ऐतराज किसी को? अब नहीं होना, पहले नहीं हुआ तो अब नहीं कर सकते आप। अब 1 करोड़ की वजह बोलो, अगर ये 1 मोल ले ले, बोले मोल ये क्या होता है? अरे नंबर ही तो होता है, जैसे करोड़ नंबर है तो मोल भी नंबर है। तो अगर 1 करोड़ में 1 करोड़ खर्च होता है तो इसके 1 मोल में भी 1 मोल खर्च होना चाहिए ना, मोल नंबर ही तो, और क्या। तो जब ये 1 मोल खर्च होगा तो ये भी 1 मोल खर्च होगा और ये 1 मोल बनेगा। इसके 1 मोल का वजन 12 ग्राम होता है, इसके 1 मोल का वजन 32 ग्राम होता है, और इसके 1 मोल का वजन 44 ग्राम होता है। और आप देखो कंजर्वेशन ऑफ मास भी कोई चीज होती है। अगर ये 12 ग्राम और ये 32 ग्राम खर्च होगा तो 12 और 32 कितना होता है? 44, तो 44 बनना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल, कोई विषय नहीं, कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना। इधर आओ, थोड़ी सी एक बड़ी रिएक्शन लेते हैं। आओ इधर,
CH4 plus 2O2 gives you CO2 plus बैलेंस्ड। हर बार होगी ऐसा जरूरी नहीं है, फिलहाल बैलेंस्ड। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, किसी का एतराज हो तो वो बोले कि जब इसका एक मॉलिक्यूल खर्च होगा तो इसके दो मॉलिक्यूल खर्च होंगे और इसका एक मॉलिक्यूल बनेगा और साथ में इसके दो मॉलिक्यूल बनेंगे। किसी को कोई झगड़ा करना है कर लो, बेझिझक कर लो, अभी कर लो। कोई है झगड़ा? नहीं। ठीक, इसी बात को ऐसे कर सकता हूं कि जब इसका 1,00,000 मॉलिक्यूल खर्च होगा तो इसके 2,00,000 खर्च होगा और इसका 1,00,000 बनेगा और इसका 2,00,000 बनेगा। अब 1,00,000 की जगह बोलते 1 करोड़, तो इसका 1 करोड़ खर्च होगा तो इसका 2 करोड़ खर्च होगा तो इसका 1 करोड़ बनेगा तो इसका 2 करोड़ बनेगा। इसी तरह से अगर इसका 1 मोल खर्च होगा तो इसका 2 मोल खर्च होगा, ये 1 मोल बनेगा और ये 2 मोल बनेगा। और इसके 1 मोल का वजन कितना है? 16 ग्राम। इसके 2 मोल का वजन कितना है? 64 ग्राम। इसके 1 मोल का वजन कितना है? 44 ग्राम। इसके 2 मोल का वजन कितना है? 36 ग्राम। जोड़ के देख लो, ये कितना आया? 80। ये कितना आया? उतना ही 80। सही बात है। 80 ग्राम जलाओगे तो 80 ग्राम मिलेगा। इसमें किसी को डाउट है क्या कोई? ठीक है, और अगर नहीं है तो ये अपनी भाषा में एक बार लिख लो कि ये रिएक्शन है कि जब इसका इतना खर्च होगा। रिएक्शन क्या कह रही है? रिएक्शन आपको बोल के बता रही है कि जब ये एक मॉलिक्यूल खर्च होगा तो ये 2 खर्च होगा, तो 1,00,000 खर्च होगा तो 2,00,000 खर्च होगा, 1 करोड़ खर्च होगा तो 2 करोड़ खर्च होगा, 1 मोल खर्च होगा तो 2 मोल खर्च होगा। अब मोल से सीधा वजन में आ गए कि जब इसका इतना ग्राम तो इसका इतना ग्राम, क्योंकि मोल हमने पढ़ रखा है। ये बात समझ में थोड़ी, ठीक है। और अपन बहुत हाईफाई बात कर रहे हैं, नाम मैं बताऊंगा, नाम हाईफाई है, काम तो बहुत सिंपल है। रिएक्शन और भी ले लेंगे। तो ये नया कंसेप्ट अब हम सीख रहे हैं, तो नाम बताऊंगा इसके लिए। पहले जो समझ में आया वो लिख तो लो, नाम बड़ा डरावना है, काम इतना नहीं। ठीक है, लिखो जरा प्लीज। रिकॉर्डिंग चल रही है? लिख लिया तो लिख देना L। ठीक हो, तो एक दूसरी रिएक्शन देता हूं। आप इस तरह का रिलेशन निकालिए कि जब इसका इतना खर्च होगा तो उसका कितना खर्च होगा तो उसका कितना बनेगा। एक आप करके देखो, अभी सिंपल रिएक्शन है। अपनी कॉपी में लिखना, चैट बॉक्स में नहीं लिखना। इसका सही जवाब है कि जब इसका 4 ग्राम खर्च होगा तो इसका 32 ग्राम खर्च होगा और ये 36 ग्राम बनेगा। किसी को डाउट हो तो वो बात करे, वरना ठीक है।
किसी को डाउट है तो वहां लिखो डी। नहीं, चलो एक और रिएक्शन दे देता हूँ, डाउट नहीं है तो अब ले आएंगे इसको। इसमें बताओ कि जब इसका इतना ग्राम खर्च होगा तो इसका इतना खर्च होगा तो उसका इतना बनेगा, ठीक है? इसे बताओ। चैट बॉक्स में नहीं लिखना, अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, ये रिलेशन आएगा। किसी का डाउट है तो लिखो वहां डी चैट बॉक्स में। नहीं, सिंपल बढ़िया। चलो आओ यहाँ, हम जो पढ़ रहे हैं वो है सरल, समझ में आ गया? नाम बड़ा खतरनाक है, नाम बड़ा डरावना। नाम है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। बड़ा खतरनाक नाम। तो लिखो, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, जो अपन ने एक तरह से पढ़ ली है। नाम हम लिखते हैं, ठीक है? एक बार लिखो तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अभी बोले कैलकुलेशन वर्ड तो भी सुना है, ये स्टोइकियोमेट्रिक क्या चीज होती है? तो जैसे ये रिएक्शन बैलेंस करी तुमने, कहा बैलेंस रिएक्शन ये बैलेंस रिएक्शन में जो नंबर लिखते हैं ना अपन, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक। इनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब किसी भाषा से, तो अंग्रेजी भी नहीं, हमको अंग्रेजी तक नहीं आती है, फिर कुछ और भाषा से लेके आगे तो हमें क्या समझ में आएगा स्टोइकियो का मतलब? तो किसी भाषा में पता नहीं स्टोइकियो कुछ मतलब बाहर में जाए, मतलब हमें वैसे भी समझ में आ गया जो सवाल आने वाला है, ठीक है? देखो मुझे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होते हैं कि बैलेंस रिएक्शन में जो नंबर लिखते हो ना, वही स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन होते हैं, वही स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं। बोले अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग होंगे, बिल्कुल अलग होंगे। रिएक्शन, हर रिएक्शन की बैलेंसिंग अलग है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग हो सकते हैं, ठीक है? तो नाम बड़ा खतरनाक है स्टोइकियोमेट्रिक, लेकिन है कुछ नहीं, ठीक है? फिर भी जाके ये रिएक्शन में बैलेंस करी ना, तो वहां पे लिख दो कि ये जो 1, 3 और 2 है, ये इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाते हैं। ये अब देखो सवाल क्या है, वो तुम कॉमन सेंस से भी अब कर सकते हो। जैसे यही वाली रिएक्शन वापस लिख देना, वापस लिख। देखो अभी तुम, अगर तुमसे पूछे कि एक रिलेशन बताओ, तो तुम बताओगे कि जब इसका 28 ग्राम खर्च होगा तो इसका 6 ग्राम खर्च होगा और इसका 34 ग्राम बनेगा, यही बोलोगे? बिल्कुल सही। पूछेंगे क्या? ये तो आपको देंगे नहीं, ये तो आप खुद निकालेंगे, ठीक है? रिएक्शन देंगे आपको, तो आपसे पूछेंगे कलर चेंज करने कि अगर मान लीजिए हमने 1 ग्राम ही नाइट्रोजन लिया
तो बताओ ये कितना बन पाएगा। अगर सिर्फ 1 ग्राम ले तो बताओ कितना बन पाएगा। तो हम बता सकते हैं ना कॉमन सेंस से कि भाई जब 28 लेते थे तो 34 बनता था, तो फिर 1 ग्राम से कितना बनेगा 34/28। हाँ यार, इसमें क्या जीनियस वाली बात हो गई। को बोले नहीं 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 1 ग्राम नहीं है 2 ग्राम है। अरे क्या बात कर रहे हो, 28 से 34 बनता है, तो आप बोलो 1 ग्राम से कितना बनेगा बता रहे, बोले 2 से कितना बनेगा। ये कोई पूछने की बात है, खुद ही कर दो। लेकिन अपन से पूछे तो अपन बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, बता पाएंगे। जैसे मैं तुम्हें सवाल देता हूँ, मुझे पता चल जाए तुम बता पाओगे कि नहीं। सवाल पूछता हूँ रुको। अब रिलेशन तुम खुद निकालो, कि तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ है तो कॉपी कर लेना। सवाल क्या है, अगर ये 1 ग्राम लिया जाए तो ये कितना खर्च होगा, तो ये कितना बनेगा और ये कितना बनेगा। करो अपनी कॉपी में, आई गिव यू टाइम। ये है सही जवाब, और चेक करके देख लीजिए। इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 ग्राम आएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 5 ग्राम आएगा, और 5 ही आना चाहिए। चेक करके देखिए। मैं थोड़ी जल्दी कर दिया, टाइम लगे तो ले लो। हट जाता हूँ। चलो, कोई डाउट? ओके, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। एक दो बच्चों ने बोला है कि वापस समझाओ, तो वापस नहीं समझाऊंगा, खूब सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, 5 मिनट बाद में वापस बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। ये तो अगर ये 12 ग्राम खर्च होगा तो 32 ग्राम खर्च होगा तो 44 बनेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि ये 6 ग्राम है तो ये कितना चाहिए और ये कितना बनेगा। तो आप सोच देखो ना कि अगर इसको आधा कर दिया तो इसको भी आधा कर दो 16, फिर ये भी आधा हो जाएगा कितना 22। और चेक करो 6 + 16 कितना होता है 22 गया 22 आया, बात सही। लेकिन यहाँ पे तो बढ़िया बढ़िया नंबर दे रहा हूँ तो कैलकुलेशन बड़े आराम से हो जाए। मैंने सीधा आधा कर दिया तो बाकी सबको भी आधा कर दीजिए। ये क्वेश्चन गंदा कब हो जाएगा, जब मैं बोलूँ कि अगर ये 1 ग्राम ले लूँ अब बताओ, 1 ग्राम ले लें तो बताओ, तो कैलकुलेशन गंदी हो जाएगी। क्या करें, जैसे अब करें कैसे, तो तरीका तो वही रहेगा। तो कैसे कि जब ये 12 खर्च होता था, ये देखो यार लिखा, ये 12 खर्च होता था 32 खर्च होता 32, तो जब ये 1 खर्च होगा तो ये कितना होगा 32/12। तो ये आंसर इधर आ जाएगा, गंदा नंबर। फिर जब ये 12 खर्च होता था ये 44 बनता था, तो जब ये 1 हो जाएगा तो ये 44/12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जोड़ के देख लो ना, ये और ये सेम वैल्यू आएगी, बट कैलकुलेशन गंदी होगी। क्वेश्चन वही है
पर कैलकुलेशन गंदी हो गई। ठीक है, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा पन्ना काला करना पड़ेगा। ठीक है, एक सवाल तुम करो, तुम सब करो। अगर 1 ग्राम ले ले तो बताओ ये कितना चाहिए और ये कितना बनेगा? बताओ बताओ। देखो पहले तो ये रिलेशन तो आई जा रही है, 4 ग्राम खर्च होगा तो 32 बन और 36। अगर देखो मैंने पहले तो अच्छा नंबर दिया, 4 गुना कम कर दिया, 4 गुना कम तो इसको भी 4 गुना कम कर दो, इसको भी 4 गुना कम कर दो और चेक करो 1 + 8 = 9, वो भी 9 सही है। लेकिन अगर इसी के सवाल को थोड़ा गंदा करना होती है तो अगर बोलो 4 ग्राम के बजाय 1 नहीं दिया, मैंने बोला अगर मेरा 7 ग्राम है तो क्या होगा? कैलकुलेशन थोड़ी गंदी हो जाएगी। तो देखो कैसे करोगे, 4 से मिला 32, तो अगर आप इसका 1 लेंगे तो 1 के लिए 8 हो जाएगा, तो 7 के लिए ये 56 हो जाएगा। तो अगर ये 7 है तो ये 56 है, थोड़ा कैलकुलेशन करो। फिर अगर ये 4 खर्च होता है तो 36 बनता है, तो अगर ये 1 खर्च होगा तो 36/4 बनेगा, तो अगर ये 7 खर्च होगा तो 36/4 विच इज 9 × 7, तो ये 63। अब चेक करो 7 + 56 कितना होता है? 63। ये कितना आया? 63। समझ में आया? जिस बच्चे ने पहले डाउट पूछा था वो नाम नहीं लूंगा, उसको समझ में आया कि नहीं आया? आया तो लिख दो चैट बॉक्स में, आ गया सर। आया? चलो गुड, आ गया। अब है ना बढ़िया प्रॉब्लम देता हूं, ठीक है, खुद करो। अभी क्या है, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि अगर ये 11 ग्राम लिया जाए, ठीक है, ये 11 नहीं, कैलकुलेशन में द्वारा 7 दे देता हूं। अगर 88 ग्राम लिया जाए तो ये कितना चाहिए और ये कितने कितने बनेंगे? कर लो, चैट बॉक्स में नहीं लिखना, करके बैठ जाओ। मैं आपको 2 मिनट का 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। निशान कितना है? कितनी है? खुल भी नहीं परसों पर निशांत को पैकेट में भेजा भेजते, आप वाले क्लास है ना, ये आएगा तो उसके फीचर्स निशांत को समझा था, पता है क्या इसके फीचर्स सिस्टम में निशांत को पता है, अगर आएगा मुझे बताना है। निशांत को हाँ आइए इधर देखो, सबसे पहली बात तो मैंने चालाकी ये करी, कभी कभी कर लेते हैं कि बैलेंस नहीं किया,
कई लोग तो इसी में फंस गए होंगे, मैंने नहीं किया तो आपने भी नहीं किया। तो सबसे पहली गलती, और ध्यान रखना बैलेंस करना है, विश्वास मत करना कि हमेशा बैलेंस ही दिया जाएगा। तो ये यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4, ये हो गया बैलेंस। हो गया। फिर आप जब बैलेंस कर लेंगे तो फिर रिलेशन ऐसा आएगा कि जब ये 44 ग्राम खर्च होता है तो ये बदले में 160 ग्राम खर्च होता है, तो ये 132 ग्राम बनता है, तो ये 72 बनता है। चेक करके देख लीजिए, इन दोनों को जोड़ोगे तो 204 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 204 आएगा, दोनों सही जा रहे। अब क्या करें कि अगर इसको डबल कर दिया तो सब डबल कर दीजिए, एक को डबल किया तो सारे डबल हो गए। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बोले, और जिससे बिल्कुल सही हो गया था, जिससे बिल्कुल सही हो गया वो बताया कि हाँ सर मैंने सही किया। देखते हैं, ईमानदारी से बताना कितने। एक जने ने बोला अभी तक, ठीक है। किसी को डाउट है तो वो बोले, जिनसे हो गया बड़ी अच्छी बात है, नहीं हुआ उनसे बात करते हैं, ठीक है। किसी को डाउट है तो बोल दो, एकदम प्राइवेट चैट बॉक्स है, आप अपने डाउट पूछ लीजिए, इन्हीं के सब लोग देखेंगे क्या सोचेंगे। वैसे भी सब एक दूसरे को भी जानता नहीं है, फिर भी डाउट है तो बोल दो, पूछ लो। तो ये अपन ने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस पढ़ ली। नाम बड़ा खतरनाक है स्टोइकियोमेट्रिक, काम तो कुछ भी नहीं, सिंपल है, बस रिएक्शन चेंज हो जाएगी, तरीके तो वही रहने वाले हैं। हाँ, कैलकुलेशन मैंने थोड़ी ठीक ठाक दी, थोड़ी गंदी वाली दी, वहाँ थोड़ी और गंदी दे सकते हैं, ठीक है, कर लेंगे और तो क्या। चलिए, तो आज की बात अपन अभी यही खत्म करते हैं, कल मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय स्टूडेंट्स, एक दिन क्लास बंद मत करना, स्टूडेंट्स को जाने दो।